शशिशेखर भाई, प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बड़े-बड़े डेवलपमेंट किए। हालाँकि वो डेवलपमेंट तो ये हुआ कि सड़क बनाई, उस सड़क पे ट्रक धँस जाता है, पूरा ट्रक अंदर चला जाता है। वो एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट का छज्जा गिर जाता है। वो मोरवी पुल बनाया, पुल गिर गया, 150 आदमी साथ में मर गए। ऐसी ढेर सारी डेवलपमेंट की कथाएँ हैं। लेकिन मैं आता हूँ खजूरिया साहब ने जो कहा कि जो आप विकास कर रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कि जो आप विकास कर रहे हो वहाँ पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कह रहे हो हम विकास कर रहे हैं। एक मुझे अचानक याद आ गई, दिनकर जी की पंक्ति है, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। विषमता जो प्रोफेसर शमीम भी कह रहे थे कि विषमता इतनी बढ़ी है, अमीरी-गरीबी के बीच खाई इतनी बढ़ी है कि चौथी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हमारे देश के 100 करोड़ लोग अपने मन की चीजें, अपनी ज़रूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। आप ढोल बजा रहे हो, तिरंगा ऐसे लहरा रहे हो जैसे लगता है कि वाक़ई विश्व गुरु बन गए। तिरंगा लहराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दुनिया के सामने जो तस्वीर बन रही है, वो जो पाकिस्तान को जो मुझे तो मैं जब से सुना मैं परेशान हूँ कि क्या मोदी जी को नींद आ रही है इस बात से? मैं तो परेशान हूँ कि जिसको हम कह रहे थे कि आतंकवादी है, यही आतंकवाद फैला रहा है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है मानवता का, उसको दुनिया कह रही है कि नहीं, यही रोकेगा। तो हम जिसको चोर कह रहे थे, उसको उसने न्यायाधीश बना दिया, दुनिया ने। तो क्या ये हमारी फ्लॉप विदेश नीति नहीं है? हम प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे थे, हम तो सही मान रहे हैं कि उसने आतंकवाद किया है। इतने साल हमने झेला है। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी आतंकवाद को लेकर के बहुत ये हुआ और दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया। ये सब हो चुका, उसके बाद भी पाकिस्तान आज जो है दुनिया में आतंकवाद रोकने की समिति में उपाध्यक्ष बन गया और हम जो यहाँ झंडा हिला रहे हैं। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? कैसे बदलाव हो गया ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि विदेश नीति में और राष्ट्र हित में इतने अंतर विरोध हैं, उसको समझने की जरूरत है। बहुत अंतर विरोध है। विदेश नीति राष्ट्र हित को पूरा करने का साधन होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप अपने विदेश नीति के द्वारा अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, ये उसका एक माध्यम है, जरिया है, मीन्स है। अब अभी विदेश नीति के ऊपर हमारे दोनों साथियों ने और आप भी जिस बात की ओर इशारा लगातार कर रहे हैं, विदेश नीति है क्या? दुनिया की एक जमाने में नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिसी थी और उस पॉलिसी में कैसे दोनों महाशक्तियों के बीच जो इशू बेस्ड हमारा एक एक इशू बेस्ड जो है पोजीशन होता था, वो होता था, वो पूरी दुनिया जानती थी। आज हमारा क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हमारा स्टैंड क्या है? आपने यूक्रेन की बात की, आपने रशिया के वॉर की बात की, क्या है स्टैंड? नोबडी नोज इट। और कई बार कभी अब्सटेन करते हैं, कभी क्या करते हैं। गाजा और पैलेस्टाइन पे हमारा बहुत, पैलेस्टाइनियन के अधिकार को खुला समर्थन रहा है प्रारंभ से। आज हमारा क्या स्टैंड है? पैलेस्टाइनियन के सपोर्ट में आप एक खुलेआम जो है वो समर्थन जनता नहीं कर सकती है। अब सोचिए कि हमारी स्थिति क्या है। ये अंतर्विरोध है। आप एक तरफ कहेंगे कि हम पैलेस्टीनियन के अधिकारों का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ आप पैलेस्टाइन के ऊपर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से 17,000 बच्चे मारे जा चुके हैं, 55,000 लोग मारे जा चुके, आपको उनके पक्ष में कम से कम सहानुभूति और संवेदना के लिए भी आप उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं, उनके लिए मैदान में उतरने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये तो बताइए, ये अंतर्विरोध क्या है? कहाँ है आपकी विदेश नीति? विदेश नीति है क्या? और रही बात कि जो विदेश नीति का आप दावा करते थे, कि पहली बात तो मैं बार बार इस बात को, जो भी थोड़ी बहुत राजनीति विज्ञान मैंने विद्यार्थी के रूप में भी पढ़ा, शिक्षक के रूप में भी, विश्व गुरु की संकल्पना क्या है? ये सिवाय बकवास के और कोई संकल्पना नहीं है। विश्व गुरु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व राजनीति में जो शक्तिशाली होता है वही शक्तिशाली होकर के विश्व राजनीति को प्रभावित करता है, लेकिन उसे भी कोई विश्व गुरु मानता है? आप देखिए, शीत युद्ध में अमेरिका अगर बहुत ताकतवर था तो रशिया ने तो कभी उसको ताकतवर नहीं माना। रशिया ने कहा कि हम भी तुमसे कम नहीं है। उसके बाद की भी स्थिति में आज भी अमेरिका अगर ये दावा भी कर दे कि साहब हम तो अकेले विश्व शक्ति है, चाइना उसको कतई स्वीकार नहीं करेगा, रशिया भी स्वीकार नहीं करेगा। तो सवाल है, ये विश्व गुरु, ये अजीब अजीब से शब्द गढ़ते हैं। और वो मैं लोकतंत्र की जननी, अरे भाई लोकतंत्र की जननी आप कैसे हो गए?
लोकतंत्र के विषय में आपका क्या है इतिहास, आप अपना भी देखें और फिर दुनिया में चाहे ग्रीक और वो तमाम जो है एथेंस वगैरह को देख। आप सवाए सिवाय झूठे दावे के, झूठ झूठ झूठ, और मीडिया के द्वारा उस जो भी आप कह लें, गोदी मीडिया, गटर मीडिया, व्हाटएवर, ये उस झूठ का प्रचार तंत्र है। तो सवाल है विदेश नीति कहाँ है? और विदेश नीति अगर आपकी सही नहीं है तो राष्ट्रहित और उसका अंतर विरोध देखिए, फिर उस अंतर विरोध के परिणाम आपके सामने। आप पहलगाम में, उसके पहले भी कई आतंकवादी घटनाएं हुई, पहलगाम में भी आतंकवादी घटना 22 अप्रैल को हुई, मारे गए 27 लोग, और उसके बाद जो है आपने स्ट्राइक करने की बात की और तमाम ऑपरेशन सिंदूर और वगैरह वगैरह जो बातें की। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान कहीं आइसोलेट हुआ? आज आपने देखा यूनाइटेड नेशन में एंटी टेररिस्ट जो है वो ग्रुप का वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। आपका अंतर विरोध बाहर सामने है, आईएमएफ से उसको लोन मिला, आप एडीएफ की बात, जो भी। इसका मतलब है कि विश्व जनमत में पाकिस्तान के प्रति किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं आया है। अरे भारत जो है वो विक्टिम बना, कश्मीर की जनता तो लगातार विक्टिम बनी रही है, हमारे साथियों ने आपको बताया, लगातार विक्टिम। देखिए आपने 370 को हटाया, हम लोगों को उस पर भी आपत्ति थी, आज भी है, लेकिन 370 को हटाने के साथ साथ आपने उनके राज्य का दर्जा छीन लिया। ये कश्मीर की जनता के साथ आपने कौन सा न्याय किया? और आपने वादा किया था कि अगर राज्य को फिर से, जबकि 370 हटाने के लिए राज्य का दर्जा छीनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्यों छीना आपने? भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक भी राज्य, देखिए केंद्र शासित प्रदेश तो राज्य बने, अनेकों उदाहरण, लेकिन किसी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हो गया, उसके राज्य के रूप में उसका अस्तित्व खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना, ये एक भी एग्जाम्पल नहीं, कश्मीर का एग्जाम्पल। तो 370 हो और उसके बाद आपने, और फिर आपने वादा भी किया, चलो जी मान लिया आपने जो भी दुराग्रहपूर्ण कश्मीर की जनता के साथ आपका है ये, लेकिन उसके बाद आपने राज्य का दर्जा तो आज तक नहीं लौटा। आपने वादा तो किया था, चुनाव में भी 5 साल लगे केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव कराने में भी। फिर सवाल ये उठता है कि ये तमाम कोशिश हो रही है, उसके बावजूद जब आपने स्ट्राइक किया, भले आज जो है एस जयशंकर मुकर जाए, बट उन्होंने तो खुलेआम कहा कि हमने 40 मिनट पहले जो उनको बता दिया था। तो अगर आपने बता दिया था तो कश्मीर की जनता को, और आपके मन में यदि था कि कोई ऑपरेशन सिंदूर और इस तरह की बातें आप करेंगे, तो जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य, चाहे वो पंजाब है या कश्मीर है, जम्मू है, कश्मीर है, उन सीमावर्ती राज्यों के लोगों को इवैक्यूएट क्यों नहीं कराया? पाकिस्तान को बताइए। देखिए अंतर विरोध, आप एक ऐसे राष्ट्र को जहां से आप कहते हैं कि आतंकवाद की लगातार घटनाएं हो रही हैं, आपने तो नहीं बताया, इस देश की जनता को नहीं बताया, मॉक ड्रिल करवा रहे हैं या जो भी करा रात में आपने जो है ये किया, और फिर देखिए कि जनता को कैसे गुमराह किया गया। अब लोगों को लगा कि जो भी हो, अगर ऐसा हुआ है और भारत सरकार के द्वारा जो है उनके आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक किया गया, तो संभवतः कुछ और आगे परिणाम निकले। फिर आपने क्या किया? अचानक सीज फायर, अचानक। हम युद्ध के खिलाफ हैं, युद्ध के मसले का हल नहीं है, ये बार बार करें, लेकिन आपने तो लगातार जो स्ट्राइक करने के बाद अचानक 3-4 दिनों में आपने सीज फायर किया, और उसके बाद क्या बात निकली? ये सीज फायर भारत ने नहीं किया, ये सीज फायर किसी तीसरी शक्ति, महाशक्ति के डर से, दबाव से, व्यापार के नाम पे, और ट्रंप ने 13 बार इसको दुहरा दिया। अब तो रूस भी कह रहा है, रूस ने भी कहा कि ट्रंप के कारण सीज फायर हुआ, और भारत सरकार चुप, मोदी जी चुप। ये कैसी चुप्पी है? ये अपमानजनक चुप्पी है। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप खुल करके अमेरिका को कह सकें कि हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन हम भी स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र हैं, और हमारे मामले में तो क्या हिम्मत है कहने की? कभी एलन मस्क के बच्चों को जाके खिलाते हैं, कभी किसी को खिलाते हैं। अरे ये मोदी का अपमान नहीं है, ये भारत का अपमान है, भारत की संप्रभुता का अपमान है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए, मोदी क्या है? मोदी आज प्रधानमंत्री है, कल हारेंगे, जाएंगे जहां भी जाएंगे, लेकिन ये अपमान तो देश का हो रहा है। क्या देश की जनता अपने उस अपमान को महसूस करेगी कि नहीं करेगी? और फिर आप पहलगांव नहीं जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं। आप देखेंगे पहलगाम के समय भी 2 सार्वजनिक मीटिंग में, अरे भाई प्रधानमंत्री देश का सरकार का जो है वो मुखिया है,
मीटिंग बुलाते हैं आप, वही स्थिति है कि आप किसी को आमंत्रित कर लीजिए और अपने जो है फरार हो जाइए। आप मेजबान हो और आप गायब हैं, मेहमान आ गए, बाकी लोगों को कहिए, तमाम मंत्री को जो भी है तथाकथित, उनको कहिए कि आप संभाल लेना। और आप कहां गए? आप तो बिहार चले गए। क्यों गए बिहार? क्या देश में लोगों की सुरक्षा से बढ़ करके और कुछ है क्या? सवाल ये उठता है। उसके बाद भी आप कहां नहीं गए? और अब जो है वो अब वंदे भारत और ट्रेन, देखिए वंदे भारत ट्रेन की पोल तो पूरे भारत में खुली हुई है, उसकी इतनी शिकायतें हैं, एक तो कीमत बहुत ज्यादा है। ये मोदी राज में देश की जनता को ठगने के लगातार उपाय हो रहे हैं। देश की जनता को ठगा जाता है, वो तमाम तरह के जो आप देख लीजिए। तो वंदे भारत आप देख लीजिए उसकी कीमत, आपने ट्रेन फेयर आपने खुद बता दिया कि कितनी फेयर है। 190 किलोमीटर की जो यात्रा कटरा से श्रीनगर की होगी, उसका भाड़ा आपने खुद बता दिया। ये ठगने की कोशिश नहीं है तो क्या है? और झंडा को लहराने, अरे झंडे का सम्मान तो उस दिन होता जिस दिन भारत की जनता के सामने आप कहते कि हम ऐसी स्थिति में किसी भी सीज फायर को नहीं मानेंगे जो किसी तीसरी शक्ति के कारण हो। हम चाहेंगे तो हम युद्ध का यानी सीज फायर करेंगे, हमें लगेगा कि नहीं, युद्ध इज नॉट द सोल्यूशन। झंडे का तो सम्मान उस दिन होता। आपने कौन फिर झंडे, बस कोई भी झंडा लेके चल रहा है। देखिए इस भारत में एक चीज तो मैंने देख लिया, झंडे का लगातार कोई भी क्रिमिनल बदमाश लुम्पेन वो झंडा लेकर के जाता है और तमाम तरह का अपराध करता है। कोई जय श्री राम के नाम पे अपराध करता है। ये तो हो क्या रहा है? जो जय श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति हिंदुओं के बीच में है, आपने तो उसको भी जो है अपमानित कर रखा है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को समझने की आवश्यकता है। कश्मीर की जनता के साथ जो नाइंसाफी है, और उन्होंने पहलगाम के उस आतंकवादी हमले के विरोध में ये दिखा दिया कि वो किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हैं, और जो आतंकवादी घटना होगा उसके प्रतिरोध में। और जो सैलानी थे, और एक सवाल बहुत सही है, बार बार इस सवाल का जवाब दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक, सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? इसको स्वीकार भी किया था उनके जो एक मंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग में। तो सवाल है कि स्वीकार किया तो जिम्मेदारी किसकी? और जो देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कहां हैं? वो तो दिखते कहीं नहीं है। सुरक्षा की जिम्मेदारी और खुद डिसअपियर है। तो सवाल यह है कि एक तो पहला सवाल है कि वो सुरक्षा वहां क्यों नहीं थी, और दूसरा सवाल, आतंकवादी पहलगाम जो आए तो पाकिस्तान की अगर सीमा यानी पाकिस्तान से आए तो वहां की दूरी कितनी है? अगर दूरी इतनी है तो वो वहां तक पहुंचे कैसे? क्या उनको लाया गया, पहुंचाया गया? जाओ भाई अब जो है तुम अपने हिंदुस्तानियों के खून से होली खेलो, क्या सवाल? और फिर कहां गए? फिर कहां गए? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक किया, ये आज से किसी को नहीं पता कि वो आतंकवादी कहां है, वो मारे गए नहीं मारे गए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए साहब, युद्ध करने के लिए शांति के प्रयास निरंतर होने चाहिए, लेकिन एक बार अगर युद्ध की आप या युद्ध की तो घोषणा ही नहीं हुई। मजे की बात है, इसीलिए जो खजूरिया साहब कह रहे हैं कि पता ही नहीं चला कि युद्ध की घोषणा हुई नहीं हुई, युद्ध हुआ भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में इतने सारे सवाल हैं, लेकिन इस देश के जनतंत्र को उन्होंने इस मकाम पे पहुंचा दिया जहां सवाल पूछना देशद्रोह है, देश के खिलाफ है। जबकि जनतंत्र की ताकत है, नागरिक सवाल करे, चुनी हुई सरकार को जिम्मेदार बनाए। वो कोई, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, देश की एकता का मामला हो, देश की विदेश नीति का मामला हो, सरकार से सवाल पूछना और उस सवाल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना।